So, hello everyone. We are going to start our part fifth of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. So, आज हम पढ़ेंगे A New Conservatism After 1815. Okay. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. तो 1815 में जब नेपोलियन हार गए, जब नेपोलियन की हार हुई उस टाइम पे, तो यूरोप की जो गवर्नमेंट थी, अब वहां पर कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिज्म आप सभी को पता है क्या होता है। यहाँ पर हम पुराने ख्यालात वाले लोगों की बात करते हैं, जो कि अपने ट्रेडिशन को, अपने कस्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इनके लिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट अच्छा होता है। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि भाई जो हमारे चेंजेस आए सोसाइटी में वो धीरे धीरे आए, समय के साथ आए, एकदम से भाई कुछ भी ना हो जाए। मतलब हमें क्विक चेंज नहीं चाहिए, हमें ग्रेजुअली मतलब आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। Conservatives believed that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church and social hierarchies, property and the family should be preserved. तो इनका मानना था कि जो हमारा जो अपना ओन ट्रेडिशन है, जैसे हमारा जो चर्च है, हमारी मोनार्की, हमारा जो भी अपना सोच है, हमारे जो ख्यालात हैं, सब चीज हमारा प्रिजर्व रहे, उसको हानि ना पहुंचे। ठीक है। Most conservatives, however, did not propose a return to society of pre-revolutionary days. कई सारे कंजर्वेटिव ऐसे भी थे जो कि वो प्री डेज, प्री रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, पहले जो रेवोल्यूशंस वगैरह हो रहे थे, ठीक है, कि मुझे अब दोबारा कुछ चेंजेस लाना है, कंजर्वेटिज्म को हटाना है, नेशनलिज्म को लाना है, मुझे अब राइट टू वोट चाहिए, ये सारी चीजें हम दोबारा से वापस नहीं लाना चाहते हैं। ऐसा कंजर्वेटिव्स कुछ ऐसा सोच रहे थे कि ये चीज दोबारा ना हो। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। तो उसके बाद जब इन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे पुराने दिन ना वापस आए, पुराने दिन का मतलब है जो लोगों ने आंदोलन किए, जो लोगों ने रिवॉल्यूशंस चलाए, मूवमेंट चलाए, वो चीज दोबारा वापस ना आए। लेकिन इन्होंने एक चीज और रियलाइज किया कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए उसके वजह से जो मॉडर्नाइजेशन हुआ सोसाइटी में, उस रीजन से मेरे उन चीजों को कोई हानि नहीं पहुंची, मेरी मोनार्की, मेरे ट्रेडिशन सब कुछ बल्कि और प्रिजर्व ही हुए। ठीक है, स्ट्रेंथ ही उसकी बढ़ी, मतलब उसकी मजबूताई ही आई, वो कमजोर नहीं पड़ा। ओके, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। इसकी वजह से स्टेट पावर और ज्यादा बढ़ा। ओके, आगे देखते हैं। सो मॉडर्न आर्मी an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो हमने क्या देखा कि जो मॉडर्न आर्मी है, जो कौन लाया, नेपोलियन लाया, मॉडर्न आर्मी और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, डायनामिक इकोनॉमी और एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, इन सब रीजन से हमारा जो स्टेट पावर था, हमारी जो मोनार्की थी ऑटोक्रेटिक, वो बढ़ी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए व्हाट वर द सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, तो आप ये सारे पॉइंट्स के तौर पे आप लिख सकते हैं, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि किस तरह से ऊपर हमने देखा था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, इस जगह पे भी हम बात कर रहे थे और यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे। दिस इज तो लिबरल नेशनलिज्म। यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो नेपोलियन चेंजेस ला रहे थे, इसके वजह से ये सिविल कोड ऑफ 1804 के तहत जो नेपोलियन ने चीजें जो हटाई थी, प्रिविलेजेस उन्होंने हटा दिए, उन्होंने करेंसीज इंट्रोड्यूस की अपनी अपनी पर्टिकुलर, और भी काफी सारे उन्होंने जो चीजें की थी, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स और कॉमन नेशनल करेंसी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक देश को, यूरोप को काफी हेल्प कर रहा था। तो ये चीज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये चीज हेल्प कर रही है यूरोप को
ये सारी चीजें जब इन्होंने देखा, कंजर्वेटिज्म वाले जो लोग थे, इन्होंने जब देखा तो इनको एहसास हुआ कि नेपोलियन जो कर रहा था उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। दैट्स वाई वो ये बातें कह रहे हैं कि इसके वजह से ऑटोक्रेटिक मोनार्की भी जो होगी उसकी भी मजबूताई आएगी। In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो 1815 में यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अपनी बात रखनी है आपके सामने, मैं स्वयं ना बोल करके मेरे तरफ से बोलने वाले किसी और को खड़ा कर दूं, तो मैं कहूंगी कि वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब वो जो बोल रहे हैं असल में वो मेरे जगह पर होकर के बोल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। पर्ब करके याद कर सकते हैं, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन, राइट। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपियन पावर बताइए, तो ये चारों थी। Who had collectively defeated Napoleon, तो चारों ने मिल करके नेपोलियन को हराया। Met at Vienna to draw up a settlement for Europe। अब देखो, चार पावर्स थी हमारे पास। यूरोप, हम कह रहे हैं कि किसी एक एरिया के चार हिस्सेदार हैं, जिसने उस पर्टिकुलर एरिया के पुराने रूलर को हरा दिया। अब उसके बारे में क्या करना ये तय कौन करेगा? वही चारों करेंगे ना जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। ऑब्वियस सी बात है। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये नाम याद रखिएगा, आपको कई बार ये नाम आगे मिलेगा कि ऑस्ट्रियन चांसलर कौन थे, तो हम कह देंगे कि ड्यूक मेटरनिक थे, तो आपको याद आना चाहिए कि वो ऑस्ट्रियन चांसलर की बात हो रही है। तो जो कांग्रेस थी उसको किसने होस्ट किया? अब आप सोचेंगे कांग्रेस इसमें क्या है? कांग्रेस आप इसे एक मीटिंग की तरह ले सकते हैं कि हमने उसका नाम कांग्रेस रख दिया, या फिर एक जैसे पर्टिकुलर आप देखते होंगे कि जैसे हम कहीं पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने उसका नाम मान लीजिए कुछ भी रख दिया, लाइक मैंने रख दिया म्यूजिकल इवनिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वहां पर कुछ म्यूजिक से रिलेटेड डिस्कस कर रही हूँ, दैट्स व्हाई मैंने उसका नाम म्यूजिकल इवनिंग रख दिया। मैं कह रही हूँ कि मैं और मेरे ग्रुप्स म्यूजिकल इवनिंग पर मिले थे, तो अब म्यूजिकल इवनिंग इज जस्ट अ मीटिंग का नेम है, जस्ट हम बता रहे हैं और कोई ऐसा खास इसका मतलब नहीं है। ओके, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना साइन कब हुई थी, कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे 1815 में साइन हुई थी। 1815 में ही कौन हारा था? नेपोलियन हारा था। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, तो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो लाए गए थे ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। अब नेपोलियन जिस टाइम पे नेपोलियनिक वॉर चल रही थी, नेपोलियनिक वॉर का मतलब जिस समय नेपोलियन से लड़ाई वड़ाई चल रही थी, ये युद्ध वगैरह का काम हो रहा था, उस टाइम पे अब जो चेंजेस हमें लाने, मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि नेपोलियनिक वॉर के टाइम पर जो चीजें हम कह रहे थे कि ये चेंजेस नेपोलियन ने लाए हैं, हमें उसको हटाना है। दैट इज जो हमने डिसाइड किया ट्रीटी ऑफ वियना में। ओके, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो बर्बन डायनेस्टी को डिपोज्ड हटाया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो बर्बन डायनेस्टी थी। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि वहां के जो किंग थे, लुइस 16 थे, वो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और रेवोल्यूशन हुआ और तभी उनको हरा दिया गया। लास्ट में मोनार्की हार गई थी, तभी लोग जीत गए थे, और फ्रांस से ही ये सारी बात उठ करके पूरे यूरोप पर आई तो नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने यूरोप को कवर किया। अब नेपोलियन हार गए हैं, फिर से बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया, ठीक है। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब देखिए, मान लीजिए कि ये आपका यूरोप है, यूरोप के छोटे से हिस्से में कहीं फ्रांस है,
फ्रांस ने मोनार्की को जो है हरा दिया था। उसके बाद फ्रांस अलग अलग जगह जा रही है ये संदेश देने के लिए कि भाई नेशनलिज्म लाओ, नेशनलिज्म लाओ, नेशनलिज्म लाओगे तो आप अपना भला करोगे, ये चीज फ्रांस सिखा रही है। अब ये चीज सिखाने के लिए फ्रांस ने अकेले ही तो नहीं किया, नेपोलियन ने भी फ्रांस का साथ दिया। नेपोलियन ने धीरे धीरे करके पूरे यूरोप पे कब्जा किया। अब जब ये चार पावर आगे आई, कौन? पर्ब, जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन, जब ये आगे आई तो इसके आगे आने की वजह से तो हम पर्ब की बात कर रहे थे। तो पर्ब के आगे आने की वजह से बेसिकली हुआ क्या कि यूरोप से अब नेपोलियन जा चुका है, यानी नेपोलियन हार गया। ठीक है, अब इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से हुआ ये कि जो बर्बन डायनेस्टी हमने हटाई थी कब? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जो कि 1769 में हुआ था। उस टाइम पे जो बर्बन डायनेस्टी हमने हटाई थी वो बर्बन डायनेस्टी दोबारा हम लेकर के आ गए। ठीक, ओके। अब जब ऐसा हुआ तो फ्रांस ने नेपोलियन की मदद से जो जो चीजें जीती थी, जो जो जगह जीती थी, वो सब चीजें वापस से छीन ली गई फ्रांस से। ठीक है, अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। देखिए, फ्रांस का अगर आप देखेंगे पास्ट तो इतना तगड़ा रहा है कि फ्रांस से अब लोग डरेंगे कि ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से फ्रांस आगे बढ़ जाए, फिर से यूरोप को मोटिवेट कर दे, फिर से ऐसा कुछ हो जाए। जो कंजर्वेटिव्स हैं वो डरेंगे इस चीज से लेकर के, इसलिए कुछ ऐसा सेट किया गया, फ्रांस के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी गई कि फ्रांस इन फ्यूचर कभी भी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश ना करे। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम। अब हम बात करें नीदरलैंड की, नीदरलैंड के राज्य की, जिसके अंदर में बेल्जियम भी आता है, वॉज सेट अप इन द नॉर्थ, जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। तो अगर हम इसको याद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास ऐसा होता है, ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो हम बात करें नॉर्थ के साइड में, तो बेसिकली नीदरलैंड के अंदर जो हमारा बेल्जियम आता था इस तरफ हो गया। ठीक है, और जिनोवा पीडमोंट के साइड में साउथ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि क्या बेल्जियम कहीं और अलग टुकड़े में यहां कहीं रहा होगा, उसको कूद करके हम यहाँ पर ले आए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि नॉर्थ के साइड में ही नीदरलैंड के कहीं पर बेल्जियम रहा हो तो हमने उसको एक कर दिया हो। हमने मतलब किसने? कंजर्वेटिज्म ने। साउथ के पोर्शन में कहीं पर ये जो जिनोवा लिखा है, जिनोवा के बगल में कहीं पर पीडमोंट रहा हो तो उन दोनों को एक कर दिया। कि ये हो सकता है इस रीजन से किया गया हो कि पहले वो बहुत छोटे हो, बाद में मिलकर के एक पर्टिकुलर कंट्री हमें दिख रहे हो, इसलिए हमने ऐसा किया बेसिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटायर्स व्हाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। अब देखिए, चारों की बात हो रही है यहाँ पर पर्व की। हम बात कर रहे हैं पहले प्रूशिया की। ये थे कौन? ये यूरोपियन पावर्स थे। तो प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटायर्स की, वेस्ट वाले रीजन्स की इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई और ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली साइड का कंट्रोल दे दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटल्ड बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। आपको याद होगा कि नेपोलियन ने 39 एक स्टेट सेट किया था, ऊपर हमने ये चीज डिस्कस किया था, वो चीज को वैसे ही रहने दिया गया, उसको छुआ भी नहीं गया। इन द ईस्ट रशिया was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किसको कितना हिस्सा दिया गया। अभी ट्रीटी ऑफ वीना जो साइन हुई है इसमें ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं कि किसको कितना देना है, ये चारों डिसाइड कर रहे हैं। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस बताने हैं जिससे ये पता चले कि
मेन इंटेंशन उन लोगों का मोनार्की को रिस्टोर करना था। तो आप ये सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि किस तरह से हमने कौन सा हिस्सा किसको दिया। जैसे हमने नीदरलैंड को बेल्जियम से जोड़ा, फिर हमने जिनोवा को पीडमोंट से जोड़ा, फिर हमने प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटायर्स दे दिया, फिर हमने ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली दे दी, फिर हमने जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का था उसको वैसे ही रहने दिया, फिर हमने रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया, प्रूशिया को सैक्सनी का पार्ट दे दिया। ये सब एविडेंसेस के तौर पे हमें पॉइंट वाइज मेंशन करना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें लगे कि हमने बुक प्रॉपर पढ़ी है और हम अपना आंसर सही से सेटिस्फाई उनके सामने कर पा रहे हूं। ओके, कंजर्वेटिव डिजाइन सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब देखिए, जो भी चीजें उस टाइम पे सेट किए गए, जो रूल्स रेगुलेशंस लाए गए, वो प्रॉपर ऑटोक्रेटिक थे, क्योंकि वो सेट किसने किए थे? कंजर्वेटिज्म ने सेट किए थे। दैट्स व्हाई दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। देखिए, इसमें बात सिर्फ इतनी है कि उनको केवल अपना रिस्टोरेशन करना है, अपना देख करके चलना है कि किस तरह से मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरी जो गवर्नमेंट है, मेरी गवर्नमेंट जो मोनार्की जो चल रही है, उस पे कोई नुकसान ना आए, बस उस पे कोई दिक्कत ना आए। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। अब देखो, हो सकता है लोगों को जागरूक करने का एक ही तरीका निकाला जाए कि किताबें लिखी जाए, प्लेस किए जाए, सॉन्ग्स किए जाए, ठीक है। ये सब चीजें भी कंट्रोल की गई कैसे? सेंसरशिप लॉ से। देखिए, आपके सामने ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे ये पता चले कि लोगों को किस तरह से मोटिवेट होने से रोका जा रहा था, लोगों को आइडियाज फैलाने से किस तरह से रोका जा रहा था। क्योंकि लोगों का क्या है, जैसे नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं वो तो हमेशा यही सोचेंगे ना कि हम, मतलब जो ऑलरेडी अपने आप में जागरूक लोग हैं, जो अपने आप में हम कह सकते हैं एजुकेटेड हैं, वो अपने आप को कभी भी कंट्रोल नहीं करके रखेंगे कि भाई हमको तो कोई मतलब नहीं है, देश में जो हो रहा है होने दो। ऐसा वो कभी भी नहीं सोच के चलेंगे। वो तो यही सोचेंगे कि अभी भी हम कुछ ऐसा करें जिससे गवर्नमेंट हट जाए और फिर से हमारा जो डेमोक्रेसी है वो आ जाए, ठीक है। तो लोगों को कंट्रोल किया गया सेंसरशिप लॉ से, जिससे ये कंट्रोल किया गया कि न्यूज़पेपर में क्या दिखाना है वो हम बताएंगे, बुक्स में क्या लिखना है वो हम बताएंगे, प्लेज या सॉन्ग आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया दिया जा रहा हो, ठीक। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रीडम एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप में एक सक्सेसफुल मिशन बन चुका था उस टाइम पे। तो अगर हम वही ज्वाला फिर से भड़काएं, लोगों के सामने दिखाएं कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने लड़ाई करके अपनी जंग जीत ली थी, वैसा हम भी कर सकते हैं, ठीक है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continue to inspire liberals। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरी है, अब किसी को, मतलब किसी लिबरल्स को इंस्पायर नहीं कर रही है। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि प्रेस का हमें फ्रीडम नहीं दिया गया है। मतलब क्या है कि हम अपनी बातें लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपने व्यूज, अपनी कुछ बातें गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया में हो रहा हो, मुझे उससे रिलेटेड कहना है, तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए मैं प्रेस का सहारा लूंगी, जिससे कि मेरी बातें ज्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। और अगर उसी पर मेरा फ्रीडम नहीं रहेगा, लाइक मुझे अगर रोका जाएगा, तो मैं तो उसके लिए बोलूंगी ना। बस यही चीज हो रहा है यहाँ पर। बात करते हैं द रेवोल्यूशनरीज की। तो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेजेंट ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। अब देखिए, जब सामने से नहीं करने दे रहे हो तो सीक्रेटली तो करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो 1815 के टाइम पर क्या हो रहा था कि अब काफी सारा, मतलब ये जो फियर था, ये सब चीजें काफी बढ़ रही थी लिबरल नेशनलिस्ट की। तो इनकी जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वो अब बन रही थी उस टाइम पे। सीक्रेट सोसाइटीज में सिर्फ ये होता था कि रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था कि आपको अपनी बात कैसे लोगों के सामने रखना है, कैसे उन्हें आपको समझाना है, कैसे उन्हें आपको सिखाना है कि भाई नेशनलिज्म हमें लाना है, किस तरह से हम अपने देश को वापस से आजाद करा सकते हैं, इन लोगों मोनार्की को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट to oppose monarchical form
that had been established after Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. इस वक्त अगर आप एक रेवोल्यूशनरी हैं तो आप एक मान लीजिए क्राइम ही कर रहे हैं एक तरीके का, या आप एक ऐसा कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं मोनार्की को चैलेंज कर रहा हूं जो कब स्थापित हुई, वीना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी, जिसने मैं किस लिए ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए। ठीक है। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. तो कई सारे जो revolutionaries थे इनके हिसाब से also saw the creation of nation state as a necessary part. देखिए अगर nation state बन जाएगा, nation state basically है क्या? हम कह सकते हैं कि nation state ही तो बन चुका था हमारा फ्रांस, है ना, वहां से मोनार्की तभी तो खत्म हो पाई थी। तो अगर नेशन स्टेट बन जाएगा ना तो हमारी जो फ्रीडम की स्ट्रगल है उसका एक नेसेसरी पार्ट हो जाएगा, मतलब हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो कई सारे रेवोल्यूशनरीज ऐसा भी सोच रहे थे। वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी गुसिपी मजीनी। ये इंसान का नाम आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। इटालियन रेवोल्यूशनरी के नाम से जाने जाते हैं, एक ही व्यक्ति हैं। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? जिनोवा। जिनोवा याद है ना, जिनोवा इन साउथ विच वॉज ज्वाइंट विथ पीडमोंट, अच्छे से याद है। तो जिनोवा में ही इनका जन्म हुआ 1805 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कैर्बोनरी। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि यहाँ पर बनी थी उसके मेंबर हो चुके थे। अब यंग मैन है 24 इयर्स के। ही वॉज सेंट टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। ओके, सो 24 इयर्स के एज में इनको भेजा गया, 1831 में भेजा गया, एग्जाइल भेजा गया कि जाओ तुम अपना काम करके आओ लिगोरिया में, तुम अपना रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करके आओ। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। अब देखिए इनको अपना काम करने के लिए भेजा गया है, ये खुद एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर है। वहां जाते ही इन्होंने 2 और सोसाइटीज खोल दी। ठीक है, यंग इटली इन मर्जलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों के फाउंडर कौन थे, तो गुसिपी मजीनी थे। Whose member were like-minded young men from Poland, फ्रांस, इटली एंड जर्मन। अब देखिए यहाँ सबके लोग जो हैं ये इसमें ज्वाइन हुए हैं। और ये देखिए आपने अगर कोई भी चीज अगर ओपन की है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी क्लब है, कोई भी ग्रुप है, एनीथिंग यू हैव ओपनड, तो आप यही सोचेंगे ना कि इसमें मेरे जैसे ही लोग हो। मेरे जैसे मतलब मैंने इस चीज को जिस सोच से खोला हो, जो भी मेरी थिंकिंग हो कि भाई मुझे इसमें ये काम करके चलना है आगे सोसाइटी को लेकर के, वही थिंकिंग के लोग आप रखेंगे। तो वही चीज गुसिपी मजीनी ने भी किया, अपने जैसे लोगों को इसमें रखा। ठीक है, मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। बेसिकली गुसिपी मजीनी अपने आप में काफी जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इटली हमारी जल्दी से आजाद हो जाए, इटली अब इस तरह से गुच्छे में ना रहे। किसके गुच्छे में? स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स के, जहां पर केवल राजाओं का राज हो। ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। व्हाट डज इट मीन बाय मैनकाइंड? बेसिकली अगर हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री बनती है लोगों से, ना कि किसी पर्टिकुलर एक राजा से। अगर लोग चाहें तो उस राजा को हटा सकते हैं। एक कंट्री बनती है लोगों की सोच से, लोगों के अपने कर्म से बनती है। जैसे हमारे इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में भी महात्मा गांधी, नेहरू जी और जितने लोगों ने अपने जो जो कंट्रीब्यूशन किए, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन से ही तो आज हमारा इंडिया आजाद हो पाया। चाहे हम बात करें भगत सिंह की, चाहे हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, चाहे हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो क्या हम ये कह देंगे कि नहीं लोगों की वजह से नहीं हुआ, किसी एक पर्सन की वजह से हुआ है जो कि राजा हुआ करता था उस टाइम पे? बिल्कुल नहीं। क्या उस टाइम पे कोई पूछता है कि उस टाइम पे राजा कौन था, देश का राजा कौन था? बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे तो लोगों का ही कंट्रीब्यूशन मैटर करता था ना। तो वही चीज है कि कंट्री बनती है लोगों की वजह से, ये गुसिपी मजीनी का मानना था। इट हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। तो इटली को बनना होगा, एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनना होगा, इटली को आजाद होना होगा। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी।
तो बेसिकली गुसीपी मजीनी की थिंकिंग बताई जा रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको गुसीपी मजीनी का कैरेक्टर सिग्निफाई करना है, आप अच्छे से उनके बारे में बताओ, तो आप ये सारे एविडेंसेस देकर के उनके बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से कितने मोटिवेटेड पर्सन थे, कितना जागरूक थे, कितना ज्यादा एक 24 इयर्स का आप देखेंगे नौजवान जाता है कहीं पर, उसको भेज दिया जाता है, वो खुद एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है, वो जहां पर जाता है वहां अपनी 2 और सोसाइटीज को ओपन कर देता है। तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए कि खुद में कितने जागरूक रहे होंगे गुसीपी मजीनी, कितने समझदार। ओके सो हम बात कर रहे थे कहां पर, हाँ, फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो जिस तरह से गुसीपी मजीनी ने सोसाइटीज बनाई ना, उस तरह से ही अब लोगों ने उनका मॉडल फॉलो करते हुए जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में यही काम अपना शुरू किया। मजीनीज relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। अब कंजर्वेटिव्स कहां पर रहे हैं? कंजर्वेटिव्स डर रहे हैं जो मजीनी ने किया। देखा जाए तो एक पर्सन, अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर कोई नॉलेज है, अगर मैं उसे अपने तक ही रखूं, मुझे कोई अच्छी नॉलेज है, एज इन मैं जैसे आपको हिस्ट्री अगर मैं टीच कर रही हूं, ये मुझे नॉलेज है, अगर मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो दिस इज द थिंग कि हम बात कर सकते हैं ग्रोथ होगी। लाइक मुझे आता है, मैं 4 को सिखाऊं, वो 4 अगले जो है 4 को सिखाएंगे, तो इससे थोड़ा सा ग्रोथ होगा। हम कह सकते हैं नॉलेज इंक्रीज हुई। नॉलेज इंक्रीज होने का मतलब है लोगों तक पहुंची। मजीनी ने यही किया। मजीनी खुद सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन के नहीं रह गए, बल्कि वो जहां पर गए उन्होंने 2 और सोसाइटीज खोली। मजीनी को देखते हुए लोग भी इंस्पायर हुए, और जिसके वजह से क्या हुआ, कंजर्वेटिव सब धीरे धीरे डर रहे हैं। इवन मेटरनिक ने क्या कहा? मेटरनिक कौन थे? याद है, ऑस्ट्रियन चांसलर थे। ओके, तो मजीनी ने बोला द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। देखा आपने, एक व्यक्ति ने कैसे पूरी की पूरी कंजर्वेटिज्म को हिला करके रख दिया यहाँ पर।